नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा टैक्स, मैं नहीं दूंगा टैक्स, साबित करो कि मुझे टैक्स देना है। जी हाँ, साबित करो कि मुझे टैक्स देना है। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा बोलेगा वो इंसान जिसके पीछे भागोगे आप। आप कौन है? मैं कौन हूँ? हम लोग हैं आज से। दोस्तों याद रखना, जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को क्या मानना है? हमें मानना है अपने आप को टैक्स अथॉरिटी। आज से हम लोग कौन हैं? हमें टैक्सेशन अथॉरिटी है। हम हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, हम वो नहीं है जो टैक्स पे करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? जब आप इनकम टैक्स को स्टडी करेंगे तो उस समय आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, और जब टैक्स को कलेक्ट करते हैं देन वी फील गुड अबाउट कि हम टैक्स ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने इस तरह से स्टडी किया कि मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, हाय राम मुझे इस पर भी टैक्स देना है, हाय राम मुझे उस पर भी टैक्स देना है, एट दैट टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि हम कर क्या रहे हैं। Alright, so let us continue our journey of the second lecture of income tax, and today we are going to start with residential status under the Income Tax Act 1961। जैसे आपके सामने टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। जब हम बात करते हैं स्टेप्स की, हमने कहा सर, हमने कहा स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स किसके थे? पिछले चैप्टर में हमने, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, लेवी ऑफ टैक्स मीन्स हमें टैक्स को लेवी करना है, मतलब लगाना है टैक्स को, तो उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग, मतलब हम जिसके बारे में इनकम की बात कर रहे हैं, वो इंसान हिंदुस्तान में पिछले साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वहाँ पे हिंदी के टर्म सीख लेना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो यहाँ पर है। मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो इस पर बनी हुई है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, और जो मैं बार बार बोलता हूँ उसको रेफ़र करा करो। आपको शायद लिंक मिल भी जाएगा नीचे, लेकिन आप उसको रेफ़र करोगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली। आप कहोगे मज़ा आ गया। ठीक है, अब इसका स्टेटस कैसे जानते हैं हम? अभी क्योंकि ओवरव्यू कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे चलते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसके हिसाब से पिछले वर्ष, मतलब गत वर्ष में, मतलब पिछले साल, प्रीवियस ईयर में कोई भी एसएससी या तो रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। मतलब वो इंडिया में रहता ही नहीं है। सर नहीं थे इंडिया में तो क्या करें हम? और एक होता है डीम्ड रेजिडेंट, कि हम मानेंगे कि हम तो मानेंगे तुम रेजिडेंट थे। ये बहुत थोड़े कम होते हैं लेकिन हो सकते हैं। तो रेजिडेंट की भी दो प्रकार, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली। याद रखने की स्पेलिंग में ना ऐसे लिखा हुआ है RILY, ऑर्डिनरीली, रिली। कई लोग ऑर्डिनरी बोलते थे। मैं जब पहली बार मैंने इनकम टैक्स पढ़ा, मैं भी ऑर्डिनरी करता था। मेरे टीचर ने बोला नितिन ऑर्डिनरीली होता है बेटा, ऑर्डिनरी नहीं होता है। तेरे कंसेप्ट ठीक है तो स्पेलिंग लिख देगा, नंबर कट जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है? कहते हैं हाँ, ऑर्डिनरीली। और दूसरा नॉट ऑर्डिनरीली। अब इसको सोचो, इस तरह से समझते हैं, ठीक है? मैंने आपको समझाया वैसे इसी तरह से, लेकिन अगर आपको दोबारा मतलब एक इजी वे टू अंडरस्टैंड। हमने कहा कि भैया हमारा पिछले साल में भारतीय कौन था? तुम भारतीय थे या नहीं थे? मतलब नागरिक थे हिंदुस्तान के, नागरिक नहीं थे, ऐसा बोलते हैं। तो हमने कहा हाँ सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा हम कुछ कंडीशन देंगे, अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप बन गए भारतीय। तो क्वेश्चन उठता है सच्चा भारतीय कौन बनेगा? ठीक है ना? तो जो कंडीशन को फुलफिल कर देगा, कोई दो कंडीशन होती है, किसी एक को पूरा कर दो, आप बन गए भारतीय। अगर आपने एक भी कंडीशन पूरी नहीं करी, एक ही करी, तो अब क्या मतलब एक भी नहीं करी तो क्या बन गए आप? गैर भारतीय, मतलब गैर नागरिक। मतलब उस गत वर्ष में आप NRI कैटेगरी में शामिल हो गए। अब हमने कहा सर भारतीय तो बन गए हम, अब क्या करें? लेकिन अगर आप भारतीय बन गए हो तो भारतीय की भी दो कैटेगरी निकाली जाएंगी। क्या आप सच्चे भारतीय हो या नहीं हो? अब ये मत सोचते कि सच्चे भारतीय मतलब इनकम टैक्स देगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ समझाने के तरीके होते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, आप एक ऑर्डिनरली रेजिडेंट थे या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट थे। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप कैटेगरी समझोगे ना, तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी होती है, सबसे टॉप की प्रायोरिटी होती है ये रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मैं प्रेसिडेंट बोलने वाला था। दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, सबसे कम टैक्स कौन पे करेगा? नॉन रेजिडेंट। उससे ज़्यादा कौन पे करेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वो हमारा ऑर्डिनरली रेजिडेंट सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, जो कि एक बेसिक कंडीशन होती है, कुछ हमारी एडिशनल कंडीशंस होती हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं करें, हम बाद में आएंगे इसके ऊपर। चलें,
द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रेजिडेंट हैज़ बीन डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। हम बाद में जब चैप्टर करेंगे तो हम पूरा करेंगे इसके बारे में। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 2 प्रॉपरली, क्योंकि ये अभी से ओवरव्यू चल रहा है, स्टेप समझ रहे हैं भाई हम। सेकंड स्टेप हमारे में क्या होता है, लेवी ऑफ टैक्स का। जब हम टैक्स को लेवी कर रहे हैं, सबसे समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक मिनट, कर्सर नहीं चल रहा। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ये रहा स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, हमने कहा कि सर पहले तो बता दिया आपने कि आप नागरिक हो या नहीं हो, आप सच्चे भारतीय हो या नहीं हो। अब ये तो बता दो, अगर वो क्लियर होगी स्टेज, एक पड़ाव पार हो गया, दूसरे में क्या करोगे। अब हम दूसरे में चेक करेंगे कि भैया आपकी जो पिछले साल में कमाई थी, इनकम थी, वो कहाँ कहाँ से थी। तो हमने कहा कि सर इनकम के लिए आप हमारी इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स, आपको पता है आजकल दिवाली रावण दशहरा का सीजन चल रहा है, तो रावण के कितने सर थे, 10 सर थे ना, और हमारे कितने हैं हेड 5 है। 5 का मतलब कौन से होते हैं, इस पर पूरी वीडियो बनी हुई है, अगर आप सब सर्च करोगे ना हेड्स ऑफ इनकम, आपको मेरी बड़ी प्यारी सी वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या आता है, कोई इंसान को पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, एक इंसान है वो कहता है कि मैं तो नौकरी करता हूँ, लो भैया तुम सैलरी कमाते होंगे। एक कहता है नहीं नहीं भैया मेरे पास तो बाप दादा ने मुझे मकान लेके दे रखे हैं, मैं नौकरी वोकरी नहीं करता, मुझे तो रेंट मिलता है, लो भैया आपको रेंट मिलता है। उसने कहा कि ठीक है सर मेरे को तो रेंट नहीं मिलता, मैं तो बिजनेस करता हूँ, तो ठीक है भैया आपकी इनकम बिजनेस इनकम। दूसरे ने कहा नहीं मैं बिजनेस तो नहीं करता लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, ठीक है सर प्रोफेशन। तो हमने कहा पीजीबीपी बोलते हैं ना इसको, आप कई बार नाम सुना सर पीजीबीपी करा दो, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं नहीं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं ना तो मेरे पास सैलरी है, ना हाउस है रेंट पे देने के लिए, ना बिजनेस प्रोफेशन है, मेरे पास तो ना सोना चांदी पड़ा था पुराना, उसको बेचा पैसे आ गए, लैंड थी उसको बेचा पैसे आ गए, शेयर्स थे बेचे पैसे आ गए। इसका मतलब यू आर डीलिंग इन कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा इनकम टैक्स के अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या है, चाहे पर्सन की बात करो, अगर उस कैटेगरी में नहीं आया तो जो नहीं आया वो अलग कैटेगरी में अदर में चला गया। इस तरह हेड ऑफ इनकम अगर 4 मेजर हेड में नहीं आए तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन मैं नॉर्मली हर बच्चे को बताता हूँ कि याद रखने का तरीका क्या है कि अदर सोर्स की इनकम क्या है, आराम की कमाई, आराम की कमाई। हराम की नहीं कि चोरी डकैती करके ले आए, आराम की कमाई। मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपए था, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे, पैसा पैसा बना रहा है बस। आपने कुछ ऐसा किया कि आपका बिजनेस से रिलेटेड काम नहीं था, आपने एक छोटा सा गोडाउन का हिस्सा किराए पे दे दिया किसी को, तो क्योंकि वो रेजिडेंशियल नहीं है अदर इनकम हो गया, तो अदर इनकम हो गई। मैं टीचर हूँ, मैं साथ साथ कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे को लगा कि यार किसी ने मुझसे बोला कि एक प्रॉपर्टी बिकवा देगा जल्दी, अर्जेंटली इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जब सारा काम खत्म हो उसने मेरे को 10,000 रुपये पकड़ा दिए, अरे वाह अदर इनकम, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मतलब कहाँ पे जाएगी वो अलग कैटेगरी कि समझो कि मतलब जहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया मेरे को पैसे मिल गए, बस अलग से पैसे मिलते हैं। तो आपने अगर जुआ खेला, लॉटरी खेली, रेस हॉर्स में पैसा लगाया, क्रॉसवर्ड पजल में जीता, तो ये सब चीज़ें आपके मिलके आपको पैसे देती हैं अदर सोर्स में। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दीज 5 हेड्स। सो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नाम वगैरह नाम लिखे मैं। नंबर 1 सैलरी, रेंटल इनकम, इनकम derived from carrying on business or profession, business of sale of capital assets for capital gain, and then other sources. स्टेप नंबर 3, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, सारी इंडिविजुअल वीडियो बनेंगे इसके ऊपर कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस पर वीडियो खत्म हो गई बस, नहीं 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 बनेगी बनेगी, अभी तो स्टेप सीख रहे हैं हम। पहला स्टेप स्टेटस जानो कि वो नागरिक था या नहीं, दूसरा स्टेटस जानो कौन सी इनकम है तुम्हारे पास, कितनी इनकम है ना, कितने आदमी थे,
वैसे कितनी इनकम थी, 1 2 3 4 5, 5 हेड होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, अब हर इनकम की कंप्यूटेशन सेपरेटली की जाएगी अंडर चार्जेबल सेक्शंस, उनके जो भी सेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंगली इनकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले समेशन ऑफ इनकम और उसके बाद माइनस डिडक्शंस, ऐसे हम कुछ सीखते हैं इसके अंदर। तो कंप्यूटेशन, एग्जेम्पशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे, डिडक्शन, इसके एग्जेम्पशंस कुछ छूट मिलेंगी, डिडक्शन कुछ माइनस किया जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4, सर मेरे पास 4 तरह की इनकम है, इनकम 1 2 3 4, तो टोटल इनकम कैसे करोगे? आप क्लब करोगे। कुछ इनकम्स के अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी इनकम हो जो आपने अपनी इनकम है और दूसरी इनकम आपने वाइफ के नाम पे कर दी, लेकिन इनकम तो आप ही की थी सर, तो ये इनकम भी इसमें क्लब कर दी जाएगी। ऐसे कुछ चीज़ हम सीखेंगे कि हमने कहा कि अपनी वाइफ के नाम की इनकम कर दी, अपनी बहू के नाम की कर दी, अपने बच्चे के नाम पे कर दी, वापस लाओ। इनकम टैक्स वाले बड़े चतुर होते हैं, याद रखना, आप लोग बड़े चतुर हो, ठीक है, क्योंकि आप सब इनकम टैक्स वाले हो ना, तो आप लोग बड़े शाणे होते हो, है ना। तो आपको मालूम है कहाँ पे बंदे ने पैसा छुपा रखा है। वो मूवी देखी थी रेड, उसमें कैसे वो नक्शा ढूंढते हैं ना और कैसे जाके दीवारें तोड़ते हैं, आपको सब आता है वो। तो आपको मालूम है कि कोई आपको अगर बुद्धू बना रहा है ना स्पाउस के नाम पे, माइनर चाइल्ड के नाम पे या डॉटर इन लॉ के नाम पे, आप कहोगे रुक जा भैया, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। स्टेप नंबर 5, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। हमने कहा सर मेरे पास 5 हेड है इनकम के, 1 2 3 4 5, इसमें प्लस इनकम है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो टोटल इनकम कैसी होगी? टोटल इनकम होगी जब मैं इन सबको एक साथ एज पर द परमिसिबल अंडरस्टैंडिंग, सारी इनकम के संग सेट ऑफ नहीं हो सकती। मतलब सैलरी में लॉस हो सकता है क्या किसी को? थिंक अबाउट इट, क्या किसी को सैलरी में लॉस हो सकता है? द आंसर विल कम, हाउ इज इट पॉसिबल सर? सैलरी में किसको लॉस होता है? सैलरी में तो सैलरी मिलती है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हम कंप्यूटेशन सीखेंगे पूरे चैप्टर का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कि एनुअल इनकम होती है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर लॉस हो सकता है आपको। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट का बोले तो मतलब सर वहाँ पे लॉस है 200 और सैलरी में प्रॉफिट है 1000 का, तो एक्चुअल इनकम कितनी हो गई? 1000 में से 200 माइनस किया 800, दैट बिकम सेट ऑफ। लेकिन सर अभी भी ना लॉस कवर नहीं हुआ, तो क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले सालों के लिए, 4 से लेकर 8 सालों तक डिपेंडिंग अपॉन इनकम हमें परमिसिबल छूट मिलती है। जल्दी पढ़ना हो तो एक वीडियो बनी हुई है मेरी पूरी, उसको देख लो, नहीं तो वेट करो, लेक्चर बाय लेक्चर में आता रहूँगा इसके ऊपर। या सोच रहा हूँ आगे ना पढ़ाऊँ, रुक जाओ यहीं पर ही, सोच रहा हूँ आगे ना पढ़ाऊँ आज। वीडियो में लाइक ही नहीं कर रहे यार, नीचे देखो मैं देख रहा हूँ लाइक ही नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो दोस्तों को, और फिर आप बोलते हो नितिन से क्लास शुरू करो, इंस्टाग्राम भर दिया, यहाँ भी भर दिया, बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ आगे? कर दो यार कम से कम, इतने देखो 5 लाख सब्सक्राइबर है हमारे पास आज, और 5000 भी लाइक नहीं मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी लाइक तो करो यार, बढ़ूँ आगे? दबा दिया बटन, दबा दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस का मतलब होता है इनकम 1, इनकम 2, 3, 4, 5, जो इनकी टैक्सेबल इनकम है आफ्टर डिडक्शन, उन सबको प्लस कर लो। अब उसमें से जो माइनस करना होगा हम बाद में आते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक ग्रॉसरी लिखी हुई है, इन सारी इनकम में रिस्पेक्टिवली अलग अलग इनकम में डिडक्शंस होती हैं, कुछ सब में अलग अलग हैं। कुछ होती है डिडक्शन कि आपने कुछ पेमेंट करी है उसके हिसाब से होती है, कुछ होती है कि हमने इनकम मिली है उसके हिसाब से होती है, कुछ अदर इनकम के हिसाब से डिडक्शन होती है, और कुछ अदर डिडक्शन ही होती है। मतलब एक होता है कि हमने खर्चे करे हैं सर ऐसे, तो वो तो माइनस कर दो इनकम में से, ये पैसा तो हमने कमाया ही नहीं। तो जैसे कि हमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, पीपीएफ में डाला, मेडिकल इंश्योरेंस पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस लिया, ऐसे करके 8-9 कैटेगरी है। हमने कहा सर कुछ ऐसी इनकम है जो कि डिडक्ट होनी चाहिए, वो हमारी इनकम में शामिल नहीं होनी चाहिए। इनकम है लेकिन इनकम में शामिल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमने कहा सर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा ऑफ ऑथर, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स,
हमने रॉयल्टी मिल रही है हमको बुक्स के ऊपर पेटेंट पे, तो कुछ टाइम तक आपको डिडक्शन मिलती है। अदर इनकम पे जैसे अगर आपने कुछ सेविंग अकाउंट वगैरह पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, अगर आपकी एक लिमिट है, आपकी एज ब्रैकेट में आते हो तो आपको छूट मिल जाएगी। उस तरह से अदर डिडक्शंस इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर बाई चांस कोई डिसेबल है बंदा, मतलब बेचारे को हाथ की प्रॉब्लम है, पैर की प्रॉब्लम है, अगर वो चल नहीं सकता या बात नहीं कर सकता, स्ट्रोक है, कुछ भी है, तो उस हिसाब से उसको कुछ इनकम मिल रही है तो वो उसको डिडक्शन में काउंट ले सकता है। देन कम्स स्टेप नंबर 8, टोटल इनकम। मतलब आपने क्या, समेशन ऑफ ऑल माइनस किया उसमें से डिडक्शन, आपके पास क्या आ गया, टोटल इनकम। टोटल ये इनकम आई है, इस पर टैक्स नहीं लगा अभी आपका। टैक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। पहले आपने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डिटरमिन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, सारा करने के बाद स्टेप नंबर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 स्टेप्स हमारे पास हैं। इस वाले तो जो चार्ट है ना, इसकी तो फोटो खींच के ना टांग लो कहीं पे भी, कि हमें भूलना नहीं कि ये कंप्यूटेशन में काम आता है। तो जब चैप्टर आता है ना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल और HUF वगैरह, तो यहाँ पे ये चीज़ें काम आती है। नाउ एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, देखो टैक्स रेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी आपको, जो मैं पूरी क्लासेस लूँगा सेपरेटली। हो सकता है बोर्ड पे पढ़ाऊँ, कुछ पीछे हमारे बोर्ड है ना, हो सकता है कुछ चीज़ें बोर्ड पे पढ़ाऊँ, कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ाऊँ, तो मिक्स मैच चलता रहेगा। बस आपको पढ़ते रहना है और पढ़ते 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 शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते रहना है, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बस टाटा हो जाएगा सब। ठीक है, इन 2-3 वीडियो में समझ आ जाएगा मुझे कि आप कितना लाइक कर रहे हो। अगर आपको 2-3 वीडियो में समझ आ गया तो ठीक है, पढ़ाता रहूँगा, वरना कोई बात नहीं, पेड नहीं करूँगा, लेकिन पढ़ाना शायद कम कर दूँ, मैं बोर हो जाऊँगा नहीं तो। ठीक है, चलो एनीवे, स्टेप एप्लीकेशन ऑफ द रेट्स। अब क्या होता है, ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा समझाऊंगा मैं। स्लैब्स बोलते हैं इसको हम, कि अगर मैंने टोटल इनकम निकाली है, आपकी इनकम का स्लैब्स कितना बनता है और आपकी कितना टैक्स बनेगा। तो हमने कहा अगर मेरी इनकम पे, अगर इनकम बनी 2.5 लाख रुपए की, टोटल इनकम सबको मिला के 2.5 लाख की इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम, तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है तो आंसर आएगा 0। तो अगर 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गई तो कई लोग कहेंगे 5%। ओ भाई रुक जा, छेती मत कर, आराम से, ठंड रख भाई, जल्दी नहीं है। 5%, 2.5 लाख के पूरा 5 लाख पे, 2.5 लाख पे नहीं बनेगा, 3 लाख पे नहीं है। कुछ स्लैब्स है, स्टेयर सिस्टम होता है, एक के बाद एक स्टेयर चढ़ते रहोगे और आप उसका टैक्स निकालते रहोगे। वो हम सीखेंगे, पूरा चैप्टर वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। और आई एश्योर यू, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा आपकी तरफ से, तो दिसंबर के शुरू तक भी, अक्टूबर नवंबर पूरा है हमारे पास 2 महीने, अभी सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर नवंबर पूरा है 2 महीना, और 2 महीने में पूरा सिलेबस आराम से खत्म हो सकता है। बट ओनली थिंग आई नीड योर सपोर्ट फॉर दैट एंड मोटिवेशन। ठीक है, कोई गिफ्ट विफ्ट भेजना तो बता देना मुझे। मजाक कर रहा हूँ, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं है, आप लोगों की ब्लेसिंग मिलती रहे बस। सरचार्ज, कुछ पर्टिकुलर इनकम के बाद अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ती है उससे, तो आपको कुछ सरचार्ज देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा। और कुछ रिबेट भी मिल सकती है आपको, अगर आपकी इनकम कम है तो कुछ पर्टिकुलर लेवल की इनकम पर रिबेट भी मिलती है। तो वो चैप्टर पूरा ना अलग है, सरचार्ज का, रिबेट का, हम बाद में करेंगे उसको। फिर आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो गवर्नमेंट को अपने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये 4% का तो याद रखना रेट, कि ये 4% होता है। बहुत बार बच्चे पूछते थे 4% है या 5% है, ये 4% है अगर एप्लीकेबल है तो, इसलिए लिखा होता है इफ़ एप्लीकेबल। तो कब एप्लीकेबल होगा कब नहीं होगा बाद में करेंगे। अभी मैं कोई सेक्शंस की बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सेक्शन याद कराओ, सेक्शन याद कराओ। ओ भाई, क्या बाल जीवन घुट्टी है क्या, आके मुंह में डाल दूंगा, ये लो भाई सेक्शन, ये लो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, इतना दिमाग नहीं चलेगा। मैं बोल भी दूंगा तो बुक वाली बातें बोलूँगा। तो कॉन्सेप्ट मुझसे सीख लो, करो एग्जाम में अच्छे से, और सेक्शन जितने याद कर सको करो, गलत सेक्शन मत लिखना मेरे दोस्तों। इनकम टैक्स में गलत सेक्शन कभी मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि वो एक लॉ है। अगर आपने सेक्शन चेंज कर दिया तो आपने लॉ चेंज कर दिया, एंड आपको कोई अधिकार नहीं है लॉ को चेंज करने का, ना अपने हाथ में लेने का लॉ को, ना ही लॉ को चेंज करने का। तो प्लीज़ अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो एग्ज़ाम में तुक्के मार के एग्जामिनेशन में सेक्शन चेंज करके ना आए। ओके, अपील है मेरी आप लोगों से। थैंक यू, आगे बढ़ो।
एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड सोर्स, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कई बार हमारी कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होता रहता है, इतना प्रॉफिट होता रहता है कि एंड में जाके उनको 10-10 करोड़ का टैक्स पे करना है। अब 10 करोड़ का टैक्स क्या इकट्ठे पे कर पाओगे? हो सकता है पैसे ना हो हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट के ऊपर कुछ टाइम इंटरवल के साथ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स शुरू करते हैं और टैक्स को एडवांस में पे करते रहते हैं हम, ठीक है। तो हम बाद में सीखेंगे। और एक होता है TDS, ये नॉर्मली हम किसी की इनकम देते हैं तो टैक्स काट के देते हैं। फिर टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद फाइनली आता है 13 नंबर स्टेप कि इसके बाद अब जो बचेगा ये टैक्स या तो आपको देना है, अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो हम आपको रिफंड कर देंगे। बहुत लोगों की कोशिश होती है, सारे लोग फरवरी मार्च में ना ये लोग भागते रहते हैं, अरे CA साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, प्लीज़ 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 हमारे टैक्स को बचा लो, हमारे टैक्स को रिफ़ंड करवा दो, जुगाड़ कर दो। तो वो हमारे एक्सपेंस बढ़ाता है, कभी कुछ करता है, कभी फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि 13 नंबर बड़ा अनलकी होता है, लेकिन अकाउंट टैक्सेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो 13 स्टेप्स ही होते हैं। तो स्टेप नंबर जो आपकी गाड़ी चालू होती है वो एक स्टेप से लेकर के 13 स्टेप तक है हमारे पास, ये जर्नी पूरी की पूरी इनकम टैक्स की। अगर आपने ये 13 स्टेप्स की जर्नी कर ली, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पे आप बॉन्ड बन जाओगे, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने जितना मैं पढ़ाता हूँ अगर उसको आपने ढंग से समझ लिया, तो मेरा पास्ट रिकॉर्ड तो यही कहता है, 4 साल हो गए चैनल चलाते हुए, जिस बच्चे ने वीडियो सीखी है आज तक पढ़ी है, उन्होंने आराम से 70 से 80% मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। चिराग से तो निकला नहीं कि जिन्नी हूँ मैं कि आपको 100% मार्क्स दिलाऊंगा। मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, समझना आपके काम है, और आगे पढ़ाता रहूँ उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये आज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, वो रो के मिलियन व्यूज़ करा लेते हैं, और मैं चीख के हंसा के उसे भी पढ़ा के रोता रहता हूँ कि भैया मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, आगे बढ़ा दो। 5 लाख सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज़ तो दिखा दो कहाँ पर हैं। शर्मिंदा करते हैं लोग मुझे, अरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं फिर भी व्यू नहीं आते। तो दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से इन स्टेप्स को हम अलग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे, कुछ बोर्ड के ऊपर, कुछ ऑन स्क्रीन। तो अब आपने करना क्या है, जाने से पहले जल्दी से फीस दे दो यार, बटन दबा दो नीचे सब्सक्राइब का और बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।